दरअसल आज हम जो कुछ भी हैं, आप जो कुछ भी हैं, हम सब भारतवर्ष में रहते हैं और हम सबका एक सोशल स्टेटस भी है, मेंटल स्टेटस भी है। एक निश्चित मानसिक स्थिति में हम लोग जीते हैं, एक सामाजिक परिस्थिति में हम लोग जीते हैं और उसी का संबंध कानून से और संविधान से भी है। तो ये हमारी जो मानसिक और सामाजिक स्थिति है, ये आई कहां से? ये भूगोल प्रदत्त है, भूगोल। क्योंकि हम इस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, इस वजह से हमारी 99% 99% मानसिकता और हमारी सोसाइटी, सामाजिकता, सोशल कमिटमेंट, वो हमको कन्फर्ड है, एक्वायर्ड नहीं है, ये प्रदत्त है, ये हमको मिला हुआ है। किसकी वजह से मिला हुआ है? ज्योग्राफी की वजह से मिला हुआ है। आपका जन्म जिस जाति में हुआ, जिस धर्म में हुआ, जिस भूगोल में हुआ, अगर किसी का जन्म नाइजीरिया में हुआ, किसी का जन्म ऐसे देश में हो गया जहां ईसाई धर्म है और जहां गाय खाई जाती है और गाय का ही भोजन होता है, प्रमुख रूप से खाई जाती है, गाय को प्रमुख रूप से खाया जाता है। और भी जानवरों के मांस खाए जाते हैं, लेकिन गाय को प्रमुख रूप से खाया जाता है। तो बचपन से शिशु को भी वही चीज देखने को मिलेगी और जब उसका सोशलाइजेशन होगा तो गाय खाता वही बड़ा होगा। उसके लिए गाय पवित्र पशु नहीं है, उसके लिए भोजन है। और वो चर्च में जाता होगा और उसका धर्म फिर ईसाई हो जाएगा और वो अंग्रेजी बोलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोलेगा। उनके यहाँ जो सोशल स्टेटस है, उसमें सोसाइटी है, उसमें महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ महिलाएं खाना नहीं बनाती इस तरह से शाम सुबह की। महिलाओं की जिम्मेदारी है कि घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, फिर लंच डिनर सब तैयार करना, और पूरी जिंदगी उसकी उसमें नहीं खपती, बल्कि उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, और वो अलग से काम पे जाती है और वो आत्मनिर्भर भी कहलाती है। उसकी खुद की कुछ अर्निंग है, सैलरी है, उसका खुद का कुछ काम है, उसका रिकॉग्निशन है सोसाइटी में। तो वो अलग प्रकार का समाज है। उस वहां के अधिकार और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन और वहां के कानून बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि वो सोसाइटी बिल्कुल अलग है। आपका जन्म, अब आप उसको सौभाग्य माने या जो भी, क्योंकि हम लोग कई मामलों में इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है। महिलाओं के और दलितों के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, बराबरी के लिए लड़ रहे हैं। अब जो पुरुष वर्ग है और अपर कास्ट है, वो तो विशेषाधिकार प्राप्त है इस समाज में, भारतीय समाज में। तो उसको तो स्टेटस को बहुत बढ़िया लगता है, उसको लगता है एज इट इज रहो, जो है वो रहो और यथास्थिति को स्वीकार करो। ये भाग्य है, ये ईश्वर ने दिया है, और ये चूंकि यहाँ ईश्वर का कंसेप्ट है, यहाँ धर्म है, यहाँ कुछ मान्यताएं हैं, सामाजिक है, धार्मिक मान्यताएं हैं, और उस विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में उसको लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपका काम है आप घर में रहो। मेरी बहन का काम है कि वो 8वीं 10वीं तक गांव में जो स्कूल है उसमें पढ़ ले, उससे आगे का न सोचे। शहर जाएगी तो समस्या खड़ी होगी, वो किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ जा सकती है, वहां दूसरे धर्म के लोग मिलेंगे। हम ये पंगा नहीं चाहते, हम चाहते हैं तुम यहीं रहो, अपना बने रहो यहाँ। तो महिलाओं की स्थिति वो यथा बनाना चाहते हैं। दलितों के तुम्हारे बाप दादा सेवा करते आए थे, सफाई करते आए थे, नाली साफ करते रहते थे, अब हमारे यहाँ का भी गटर साफ करना है, वो तुम करोगे। स्कूलों को, गांव के स्कूलों में यदि आप देखोगे, यदि किसी के माता पिता नाली साफ करने का और शौचालय साफ करने का काम करते हैं तो स्कूल में टीचर उससे शौचालय साफ करने का काम कहता है। अब आप कहोगे जातिवाद कहाँ है? तो जातिवाद तो है, उससे क्यों कहा जा रहा है शौचालय साफ करने के लिए, जबकि वो तो स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया है, 7th में पढ़ता है। वो शौचालय साफ क्यों करेगा? 500 बच्चे हैं स्कूल में, ठीक वही व्यक्ति क्यों करेगा, वही लड़का क्यों करेगा? और जब वो शौचालय साफ करके और फिर अपनी क्लास में आके बैठेगा तो बाकी बच्चे क्या उससे घृणा नहीं करेंगे? क्या वो अपना टिफिन खोल करके उनके साथ बैठ के खा पाएगा? लड़कियों को क्यों कहा जाता है कि मध्याह्न भोजन बन रहा है तो आप खाना बनाओ? क्योंकि महिलाएं तो खाना बनाती हैं, घर में भी तो बनाते हो, तुम्हारी माँ बनाती, तुम्हारी बहन बनाती, बहन माँ कहीं चली गई तो तुम नहीं बनाते, फिर तो यहाँ बनाओ।
महिला शिक्षक होती हैं तो वो भी उनको कहती हैं। तो ये सब हमारी समस्याएं जो हैं कई सारी समाज जनित हैं, ज्योग्राफी की वजह से, भारतवर्ष में पैदा हुए इस वजह से कई सारी समस्याएं हैं, यहाँ जिस जाति में पैदा हो गए उस वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस धर्म में पैदा हो गए उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, जिस लिंग के रूप में आपने जन्म लिया उसके कारण बहुत सारी समस्याएं, ये हमको प्रदत्त है। इसका हमने चयन नहीं किया इन समस्याओं का, हमारी योग्यता पे आधारित नहीं है, हमारी कमियों पे आधारित नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई ठीक से नहीं करते इस वजह से हमको इसका सामना करना पड़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? इस वजह से आपको इस तरह से पढ़ना पड़ता है जो हम पढ़ाते हैं। हम इसीलिए इस वजह से पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ की, इसलिए कानून भी यहाँ यूनिवर्सल वाला नहीं चलेगा। अमेरिका में जिस तरह का कानून है ठीक वही सारा आप वहां से कॉपी कर लाओ। कई बार कोई व्यक्ति शहर में आ जाता है गांव से रहने के लिए, तो उसको शहर में आके बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती है अपने हिसाब से। वो जो घर बना हुआ है वो शहर के लोगों के हिसाब से बना हुआ है, तो वो अगर उसके परिवार के लोगों को उस तरह की आदतें नहीं है तो वो अपने घर में तोड़ फोड़ करके उस तरह से बना लेता है। कई चीजें जो है, कई लोग साइकिल खरीद लाते थे, उनके यहाँ छोटा बच्चा होता था उसको आगे बिठाना होता था, एक छोटी सीट लगा देते थे साइकिल के ऊपर, वो उसको मॉडिफाई करता है। तो कई बार हम कानून को जो बोरो करते हैं बाहर से, कॉपी करते हैं, तो पूरा एज इट इज उसको लागू नहीं कर सकते। भारत के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ की सोसाइटी अलग है, सोसाइटल प्रॉब्लम है कुछ। मैं यूएस गया था, तब मुझे जिस परिवार में रुकने का मौका मिला तो वहाँ उनकी जो मदर है वो मेरे से बोलने लगी, बोले हमारा जो लड़का है वो बीफ खाता है, गाय का मांस खाता है। तो उसे कहो कि तुम चाहे बकरी का मांस खा लो, चिकन खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन कम से कम गाय का मांस ना खाओ। उसे आप समझाना। वो आए दिन आता है, यहाँ फ्रिज में रख देता है, फिर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, फिर हम सफाई करते हैं। हम पति पत्नी नहीं खाते लेकिन बच्चे सब खाते हैं। तो वो बीफ खाता है। अब वो इंडिया कभी नहीं आया, उसका जन्म ही वहीं पे हुआ, वो इंडिया कभी आया नहीं, उसका एक्सेंट भी वही अमेरिकन है, और उसको बीफ खाना बुरा भी नहीं लगता और वो तो कॉमन है। उसकी माँ बोले अगर तुमको खाना है तो बाहर खा लो, कम से कम यहाँ घर पे मत लाओ, ये तक बोल दिया उन्होंने। तो आपकी बात मानेगा, आप समझाओगे तो वो समझ जाएगा। हम लोग तो के थक गए। हमने समझाया तो तैयार, हमने दूसरे तरीके से समझा। हमने कहा देखो तुम्हारी माँ को कैंसर है, पिताजी बीमार है, 2 या 3 साल ही जिएंगे, उसके बाद तुम कुछ भी करोगे इनको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मर जाएंगे, लेकिन जीते जी तो ये दुखी हैं तुम्हारी इन हरकतों से, तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस चीज को समझते हो कि नहीं कि ये दुखी दुखी चले जाएं, हमेशा इनके मन में जब जाएं तब इनके मन में ऐसा ही रहे। तो हमने इस एंगल से समझाया, धार्मिक एंगल से समझाते कि गाय पवित्र पशु और हम लोग सब हिंदू हैं और तुमको ये ऐसे करना, तो वो शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन थोड़ा हमने इमोशनल टच दिया, फैमिली के प्रति थोड़ा कमिटमेंट बताया और ये, तो उसने बात मान ली। तो वो अभी बहुत अच्छे से फोन करती हैं, आंटी जो है वो बोलती हैं, बोले नहीं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। तो क्यों? क्योंकि सोशलाइजेशन, समाजीकरण उसी तरह से हुआ है। तो आप सब जो यहाँ आते हैं, यदि आपकी समाजीकरण वाली कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ज्यादा उस तरह की मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, हम मदद नहीं कर पाएंगे उसमें। अभी बात समझ में आई ना? यहाँ हम कोर्स वाली मदद कर सकेंगे, आपका माइंडसेट कोर्स वाली, लेकिन आपके बहुत सारे जो वो कंपल्शन आपने खुद ने डाले हुए हैं, वो आपके फैमिली की वजह से हो सकता है, आपकी जाति की वजह से हो सकता है, आपके धर्म की वजह से हो सकता है, वो आपने खुद ने क्रिएट किए हुए। और बहुत सारे लोग जो अभी जिसके प्रति वफादारी दिखा रहे हैं वो तो बाद में सॉरी भी बोल देते हैं, सर आपने तो 2014 में बिल्कुल सही कहा था, हम तो समझ नहीं रहे थे, लेकिन हमको तो आज समझ में आ रहा है ना। और प्रशासन में पहले ही समझ में आना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी को पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारी, आप कहोगे आप ही को समझ में आ रहा, बाकी तो किसी को नहीं आ रहा, तो बाकी को नहीं आता इसलिए तो वो कलेक्टर नहीं होते, वही कलेक्टर होता है एक ही, और उसको नहीं आता तो फिर वो सस्पेंड होता है, बाकी को नहीं आता तो कुछ नहीं होता।
कलेक्टर का चपरासी कभी सस्पेंड नहीं होता, कलेक्टर के अधीन काम करने वाले सस्पेंड नहीं होते। कलेक्टर ही सस्पेंड क्यों होता है या उसी का ट्रांसफर क्यों होता है? क्योंकि उसको पहले समझ में आना चाहिए कि होगा क्या। आपकी जो नौकरी वो पहले समझने की नौकरी है। जब कोई नहीं समझ रहा है तब आपको समझना है, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर आप पनिश हो जाएंगे। आपका जॉब की डिमांड है, ये आपके जॉब की डिमांड है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो ऐसे में तो कोई बोला आप ही को अकल आ रही है, केवल तुम ही को अकल आ रही है, तुम ही समझदार हो, बाकी सब बेवकूफ हैं। तो कलेक्टर के हिसाब से तो बाकी सब बेवकूफ ही हैं, तभी तो सबको डांट रहा होता है। इंजीनियर को भी बुला के डांटता है, डॉक्टर को भी बुला के डांटता है, जबकि उसने तो बीए किया है हिस्ट्री से, लेकिन वो डॉक्टर को बोलता है तूने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा क्या है बता। तो इंजीनियर को बोलता है तूने इंजीनियरिंग की है, लॉयर को बोलता है अच्छा तू लॉ पढ़ा हुआ है। इस तरह से बात करता है। और कोई 30 साल से उस ऑफिस में अगर काम कर रहा है उसको भी नाम से बुलाता है। वो ये नहीं बोलता कि इनको मैं मिश्रा जी बोल दूं, पांडे जी बोल दूं, सीधा नाम से ही बोलता है, मिश्रा इधर आ, ये देख क्या है। कोई थोड़ी बोल रहा मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने गलती नहीं निकाली, आप कौन होते हैं, ऐसा नहीं। वो जी 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 गिग्गी बन जाती है, एकदम आवाज नहीं निकलती अंदर से। वो तो 25 साल का ही लड़का होता है, लेकिन वो कर रहा होता है काम। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि योग्यता होती है उसके अंदर कि उसको पहचानने की पकड़ होती है, समस्याओं को पकड़ने की। इसलिए जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें या किसी भी आर्टिकल की बात करें, दूसरे देशों के साथ जब तुलना करेंगे तो उसका भारतीयकरण करना पड़ेगा आपको। भारत बिल्कुल अलग चीज है, भारत का समाज बिल्कुल अलग है, यहाँ धर्म का प्रभाव अलग है, राजनीतिक प्रभाव अलग है। उस हिसाब से आपको बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी बिल्कुल अलग है। अब हमारी सोसाइटी में 50% जनसंख्या देखा जाए तो काम ही नहीं करती। काम किस प्रकार का? उत्पादक वाला, सैलरी वाला काम नहीं करती। भारत को छोड़कर दुनिया की अधिकांश सोसाइटी ऐसी हैं जहां पर महिलाएं जो है वो काम पे निकलती हैं, घर का खाना पकाना और ये सब सबकी बराबर जिम्मेदारी। इसीलिए वो फ्रिज में भरा होता है खाना और सब खाना खरीद के लाते हैं, या पकाते हैं तो नाम मात्र का पकाते हैं। हमारे यहाँ पकाने की प्रोसेस 7-8 घंटे की है, देखा जाए शाम सुबह ब्रेकफास्ट सारा अगर काउंट करो तो 8 घंटे तक यही काम चलता रहता है। गैस का चूल्हा जलता रहता है, कोई न कोई लगा होता है घर परिवार का, और अधिकांश तो 99% तो महिलाएं ही लगी होती हैं, बल्कि 100% ही कह सकते हैं। वो एक तरह से उनका काम ही मान लिया गया। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप उसके बाद करते हैं, वो काम तो आप ही को करना है, उसके बाद आपको नौकरी भी करना है। या फिर सर्वेंट भी रखा होता है तो भी उसको आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है कि कोई गलत तो नहीं बन रहा, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। सिलेक्शन भी करना होता है कि बनेगा क्या, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कितनी क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी क्वालिटी तो आपको ही मेजर करना, आप ही को मेजरमेंट करना है उसका, तो वो तो सर्वेंट भी नहीं करेंगे। चाहे आप कलेक्टर हो, महिला भी कलेक्टर है, पुरुष भी कलेक्टर है, पति पत्नी दोनों कलेक्टर हैं, दोनों की बराबर जिम्मेदारी, दोनों को जिम्मेदारी संभालनी है, दोनों को जिले संभालने हैं। उसके बावजूद भी उसको वो एक्स्ट्रा वर्क है उसका, वो उसको करना ही है। बच्चों की जिम्मेदारी में भी उसका हिस्सा ज्यादा होता है। तो भारत बिल्कुल एक अलग परिस्थिति है, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जब हम यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करें या महिलाओं की बराबरी की बात करें तो बिल्कुल अलग परिस्थिति। कॉन्स्टिट्यूशन ने चाहे अधिकार दे दिया, दरअसल आम्बेडकर ने जो अधिकारों की बात की है वो यूएस पैटर्न पे की है, लेकिन यूएस पैटर्न वाली वैसी सोसाइटी हमारे यहाँ नहीं है ना। आपने अधिकार दे दिया तो क्या हो गया? अधिकार बराबरी का हो गया कि संपत्ति का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हाँ संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होगा, लेकिन संपत्ति का अधिकार वाकई में भारत में संभव नहीं है, क्योंकि लड़की यदि संपत्ति का अधिकार मांगने जाएगी तो भाई से रिलेशन खत्म हो जाएंगे। 2 भाई हैं और 60 करोड़ रुपया परिवार में है,
तो 30-30 करोड़ के 2 बंटवारे दोनों भाइयों के साथ होंगे। 60 करोड़ की यदि प्रॉपर्टी है तो एक बहन है तो 20-20 करोड़ के 3 हिस्से होने चाहिए। नहीं, उसकी 20-25 लाख में शादी कर देंगे, 8-10 लाख का दहेज दे देंगे या फिर और कुछ कर देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बंटवारा होना चाहिए, कानून कहता है कि बंटवारा होना चाहिए। संसद में जो कानून पास हुआ उसके हिसाब से संपत्ति का अधिकार हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से हो गया है, लेकिन व्यवहार में पूरे भारत में संभव नहीं। आप कहोगे फिर जुडिशरी तो है, लेकिन जुडिशरी भी कुछ नहीं कहते। कई जगह तो पुलिस वाले समझा देते हैं, देखो ऐसा है, सुनो, संपत्ति में हिस्सा लेके क्या करोगी, फिर रक्षाबंधन हो पाएगा क्या? बात समझ में आई ना? ये इंडिया है, तो केवल कानून बन जाने से कुछ नहीं होता है, केवल संविधान में लिख देने से भी कुछ नहीं होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है, घरेलू हिंसा का पालन करवा ही नहीं सकता अधिनियम का। कि घरेलू, वहां तो ताना मारने को भी घरेलू हिंसा बोला है कि अगर कोई ताना मारता हो तो फिर तो देश की सारी सास और सारी ननद और सब जेल में होंगी, पूरी जेलें इन्हीं से भर जाएंगी, क्योंकि ताना तो स्वभावतः सभी लोग मारते हैं और स्वाभाविक माना जाता है ताना मारना, तो मतलब उसको तो कतई भी हिंसा में नहीं माना जा सकता। और जिस पति की माँ, पिता या बहन में से कोई जेल में होगा या सब जेल में होंगे, तो वो पति साथ में रह रहा होगा, फिर इमेजिन कर सकते हो क्या उसकी शादी बच पाएगी? या वो जब लौट के आएंगी और वो पति पत्नी दोनों साथ रहेंगे तो क्या वो रहने देंगे कि इन्होंने हमको 6 महीने जेल में रखा, अब तू इसके साथ रहेगा? क्या संभव है भारत में? वैसे बहुत सारे अधिनियम ऐसे जो संसद ने बनाए, उनका कोई मतलब ही नहीं है भारत में, क्योंकि सोसाइटी वैसी नहीं है। समाज उन्मुख कानून होते हैं, तो कानून बन जाने मात्र से आप लागू नहीं कर सकते। आप सोचिए जरा, कहीं लिख दिया समान कार्य के लिए समान वेतन, आप खुद मजदूर करने के लिए जाओगे, एक महिला मजदूरी करने को तैयार है, एक पुरुष भी मजदूरी करने को तैयार है। पुरुष को आप 600 रुपए ऑफर करते हो, महिला को 400 करते हो। महिला बोलते नहीं, मैं भी इसके बराबर 600 लूंगी, तो आप कहोगे हम 2 पुरुष ले जाएंगे, फिर तुम खड़ी रहो, तुमसे काम ही नहीं होगा, फिर हम जो आउटपुट लेना चाहते हैं वो तुम नहीं दे पाओगी। 2 पुरुष बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जब हम भेदभाव करते हैं मार्केट से वर्कर खरीदने में या वर्कर को लेने में, जब हम भेदभाव करते हैं तो फैक्ट्री वाले भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इसलिए सरकारी नौकरी में आप देखते हो एक जैसी सैलरी होती है, डॉक्टर की, इंजीनियर की, प्रोफेसर की, कलेक्टर की, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो सरकार जब भर्ती करती है तो वो बराबरी वाले पे करती है, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो फिर वो भेदभाव शुरू हो जाता है। तो महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार ठीक इसी प्रकार से होते हैं। जिस खेत में दलित मजदूरी कर रहा है और मालिक ने पिटाई की है, तो क्या वो एफआईआर करा पाएगा? क्योंकि उसको तो मजदूरी फिर से कल से उसी खेत में चाहिए, या उसके किसी ब्रदर के उसमें चाहिए, या उसके साले के उसमें चाहिए। यानी जो तमाम उस जगह के खेत हैं वो तो एक ही तरह के लोगों के हैं, एक ही जाति के लोगों के हैं। तो बहुत मुश्किल है कि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। तो अधिकारों का उपयोग जो है भारत में, ये अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार, कानून भी बने हैं, संसद ने ही बनाया, लेकिन उनका उपयोग संभव नहीं, क्योंकि हमने यूनिवर्सल पैटर्न पर बना दिया, अमेरिका को देख करके बना दिया, यूरोप के किसी देश को कॉपी करके हमने बना दिया। कानून तो बना दिए, ड्राफ्ट वहां से लिया, लाइन टू लाइन हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। इंडिया पे फिट ही नहीं बैठते उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करा सकते, यहाँ के अधिकारी नहीं करा सकते, बल्कि हमारे पुलिस वाले समझाते हैं। NH10 मूवी देखी ना, उसमें तो ऑनर किलिंग होती है, तो उसमें पुलिस वाले भी समझाते हैं लड़की को, उसको देखो ऐसा है, घर चले जाओ अभी भी, इसके साथ शादी करने से कोई फायदा नहीं। अब दोनों, एक 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का है, शादी करने जाएंगे तो पुलिस वाले समझा देंगे, 10 तरह के लोग समझाएंगे। SDM के पास जाओगे तो SDM समझा देगा, वहां बोर्ड पे नहीं समझा पाएगा, नीचे बैठ के ऑफिस में बुला लेगा, उधर समझा देगा कि देखो एक भले की बात बताऊं, तुम दोनों की हत्या हो जाएगी, दोनों मारे जाओगे, तुम अभी जिद कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही है,
तो फिर कानून तो कानून नहीं है ना, कानून होते हुए भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है कानून का। तो समाज में बदलाव लाना पड़ेगा, समाज में बदलाव होगा तो फिर सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट होगा। तो ये जो है मैंने बहुत ही, ये इसमें 3-4 चीजें हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट लॉज जो बने हैं, इनेक्टमेंट हुआ है वो भी है, और इसमें करंट अफेयर्स के जो तमाम आप लोग एडिटोरियल्स वगैरह देखते हैं न्यूज़पेपर में, उनका सार भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ किताबों का सार भी है, जैसे कि राम आहूजा इंडियन सोसाइटी, M.N. श्रीनिवास आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, या भारत में महिलाओं की स्थिति, या भारत की सामाजिक समस्याएं, ऐसी कुछ किताबों का सार भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपके लिए आंसर ही पक्का पकाया दे रहा हूं, बस इसमें आपको फैक्ट्स डालने हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति ये है, भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले में ये राज्य सबसे आगे है ना। NCRB का डेटा ये कहता है, पिछले साल इतने अपराध इनके प्रति इस राज्य में हुए हैं, इस राज्य ने लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम किया, और इस राज्य ने अपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, तो उसकी रैंकिंग वगैरह कुछ हो। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात जब हम करते हैं, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, तो उसका कुछ डेटा डाल दिया। बस ये इतना ऐसी चीजें आपने ऐड कर दी कि आपका शानदार आंसर हो गया, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा आपका। तो वो फैक्ट आपको रटके और वो डालना है, वो कहां से, उसके सोर्स भी हम बता देंगे, ठीक है ना। बाकी आंसर आपका हो गया। तो ये थॉट प्रोसेस आपको लाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि नहीं सर कुछ अच्छी बात कीजिए ना, जिससे कि कुछ अच्छा महसूस हो और ऐसा लगे कि नहीं भारत बहुत गौरवपूर्ण देश है। तो वो तो ही है, हमारा गौरवपूर्ण देश है, हम कई मामलों में बहुत आगे हैं, कई मामलों में हमारा देश काफी अच्छा है कि हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं, सिक्योरिटी महसूस करते हैं, सोशल सिक्योरिटी भी महसूस करते हैं। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, परिवार व्यवस्था है, जो दूसरे देशों में नहीं है। बुढ़ापे में आदमी हमारे यहाँ अकेला महसूस नहीं करता, उसके पास पोते पोती होते हैं और बहुत सारा कुछ अफवाह छोड़ दें जो अपने माता पिताओं को, दादा दादी को वहाँ छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में, वो एक्सेप्शन हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो मेन स्ट्रीम हमारी सोसाइटी है, उसके अधिकांश लोग जो हैं ऐसे नहीं है, वो अपने घरों में बुजुर्गों को भी रखते हैं। अधिकांश तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं IAS और IPS वर्ग से बिलोंग करता हूं, तो मैं मेरे बैचमेट हुए या मेरे जो सीनियर हुए, जूनियर हुए, और जो उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा आना जाना होता है और उन्हीं लोगों के बीच में ज़्यादा रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि मात्र 2% या 3% लोगों के पास अपने माँ बाप हैं। 95% लोगों के पास अपने माँ बाप हैं ही नहीं, अपने माँ बाप को रखना उचित ही नहीं मानते वो। एक तो अभी का IAS IPS नया वाला जो आया है अभी का, मतलब पिछले 8-10 साल वाला, ये तो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, मतलब बिल्कुल ही अलग ही, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया IAS बन के। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अंतर है। जो बाहर हुआ कंपटीशन से, यानी जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, खास करके इंटरव्यू वालों की बात करूंगा, 3000 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 1000 का सिलेक्शन हो गया। तो वो जो 2000 बाहर निकले, वो तुम लक का खा रहे हो भैया, और कुछ भी नहीं है। ये तो लक है कि तुम अंदर एंटर हो गए, असली में तो कुछ है नहीं है, फालतू बात है। क्योंकि मार्क्स तो उसको भी मिल सकते थे, उसको 90 दिए, तुमको 170 पकड़ा दिया, उसको 90 दिए। वो कमरा दूसरा हो जाता, इतने में तुम बाहर हो जाते, वो अंदर हो जाता। वो किस्मत से तुम इस कमरे में चले गए, अगर वो इस कमरे में जाता और तुम पड़ोस वाले कमरे में चले जाते, इतने में बाहर हो जाते। क्योंकि वो एक नंबर बांट ही नहीं रहा और एक लेके बैठा हुआ है, जो आ रहा है उसको नंबर बांट रहा है। ये तो अंदाज है, ये तो लग है। उस दिन अच्छे से अगरबत्ती लगाना, उस दिन यही काम आएगा। इंटरव्यू वाले दिन और कुछ नहीं होता। इंटरव्यू वाले दिन गायत्री माता बहुत काम आती है ना। जितने प्रसाद बोल सकते हो वो सब बोल जाना। 70 बोलते हैं ना लोग, प्रसाद तुम्हारे ये चढ़ाएंगे, तुम्हारे वो चढ़ाएंगे। रिश्वत जितनी बांट सकते हो बांटो, वो दिन उसी का होता है। कहीं कोई कमरा होता है जो मिनिमम 150 देता है और हाईएस्ट 240 तक दे देता है, वो लेके ही बैठा हुआ है मार्क्स, और बहुत अच्छा फील होता है वहां उसके कमरे में जाके, लगता ही नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है, वो बैठा हुआ है।
वो जिससे आपको मार्क्स बांट सके वैसे ही प्रश्न पूछता है। कुछ नहीं तो ऐसे ही बोल देगा। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में आदमी क्या क्या नहीं कर जाता। किसी का सरनेम पटेल है तो बोले पटेल जी। क्रोध में आदमी को कंट्रोल नहीं रहता। फिर आप सर कई बार तो प्रवचन देने लगता है, अरे मैं एक आदमी को जानता हूं, क्रोध में उसने ना ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, 10 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद उसको लगता है अरे इंटरव्यू, हाँ मतलब आपका प्रश्न। तो मैं ये बोल रहा था कि आप बताओ कि एक सिविल सेवक को क्रोध जो है कितना कंट्रोल रहना चाहिए। तो सर पूरा होना चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध में तो आदमी गलत निर्णय लेता है। और ऐसा आप कहो नहीं, ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बात कही सर, मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मतलब क्या है ये ऐसे इंटरव्यू हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या है, मतलब ये हुआ क्या। और जब आप मार्कशीट देखते हो तो 190, 200 और एक से सीधा जाकर के जो है वो आ गया कि मॉन्सेंटो ने जो बीटी ब्रिंजल बनाया था उसमें वो कौन सा जीन डाला था, और वो जो जीन डाला वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे या कौन कौन से स्टेट ऐसे थे उन्होंने सबसे पहले बंद किया। और आप जीईएसी के बारे में बताओ, जीईएसी की स्थापना कब हुई थी और ये अप्रूवल कमेटी किन किन कंडीशंस में अप्रूव करती है। अब वो अगर जवाब नहीं दे पाया तो वो अरे तुम क्या मतलब आप आईएएस बनने जा रहे हो, ऐसे कैसे। और उसके सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जैसे पत्थर मारता है, उसको इधर से पत्थर लगा, उधर से लगा, इधर से लगा, उसको होश ही नहीं रहता, हक्का बक्का रह जाता है। और वो उसको दे दिया कि तुम्हारे 75 नंबर 70 नंबर, और वो अपने आप को उस दिन से बुद्धू भी मानने लगता है। और ऐसा लगता है बस कमरे का अंतर है कमरे का अंतर है कि आप उस कमरे में चले जाते तो ये हो जाता। कमरा वो चपरासी एक फाइल लेके जा रहा है, जिस कमरे के सामने रुक जाए, ये खाली है साहब, नहीं इधर चल रहा है, कितने देर लगेगी, नहीं तो मैं यहाँ बिठा दूं, 10 मिनट में खाली हो रहा है, नहीं अच्छा ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई बार वहीं से अलॉटमेंट होता है चेयरमैन की तरफ से कि इसको उसी कमरे के सामने ले जाना। तो चपरासी भी नहीं बताता, वो नहीं, वो यूं ही लेके आपको घूमता रहता, आप भी उसके पीछे पीछे घूमते, उसके हाथ में फाइल है, अब वो जहां रुक जाए वही आपका भाग्य। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये इसके भरोसे मत रहना कि ये क्या है। इसलिए जो सफल हो गया, अब सफल हो गया तो उसको लगता है कि जितने भी संसाधन है इस देश के वो सब मुझे लूटने हैं और मेरी संपत्ति है सब, अब मैं अनाप शनाप पैसा कमा सकता हूं, मेरा एक अलग ही स्टेटस है, मैं इस वर्ग से आता हूं, मैं आईएएस हूं और मैं अब लूटूंगा और अब मैं सब कुछ खाऊंगा और मैं अब कुछ भी करूंगा, अब मैं ऐश करूंगा। मुझे दरअसल भगवान ने ये चीज दी है तब मुझे एंजॉय करने के लिए दी है और मेरा हक बनता है इन सब चीजों, वो ऐसा हो जाता है। और उसका अहंकार देखो, ईगो देखो उसका, और वो सब देखो। माता पिता तक को बुलाता नहीं वो अपने ठिकाने पे, माता पिता तक को दरकिनार, सगे भाई को दरकिनार कर देता है। इतनी हेकड़ी और इतना अहंकार और इतना वो कि आप दंग रह जाए उसका देख के। और उसका फिर वही रोज शाम को 8 बजे शराब और फिर वही पार्टीबाजी और वही महिलाओं को भी अपनी संपत्ति मानना और वो सब। उसको अधिकार, उसको लगता है कि मुझे सब अधिकार है, मुझे मतलब वो तालिबान से कम नहीं है पूरा। ये है अभी की तो पूरी जनरेशन ही ऐसी आ रही है, पूरे सारे अधिकार 90% ऑफिसर इसी मानसिकता के। तभी तो वो कोई अधिकारी गया दिल्ली तो वहां बोल रहा है कि मैं ऑफिसर हूं और महिला को फोन कर रहा हूं, चाय पियेंगे। और ये क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे? तो तुम हो कौन हो तुम? तो ऐसा क्या स्टेटस हो गया तुम्हारा और तुम्हारी इतनी हिम्मत कहां से आई? उम्र तो तुम्हारी वही 27-28 साल है। दूसरे 27-28 साल के बच्चे जिनका जॉब नहीं लगा वो देखो बेरोजगार की तरफ, उनकी तो किसी को हिम्मत नहीं होती ऐसे कहीं पे भी जाके कुछ भी बोलने की। और तुमको इतना कॉन्फिडेंस कैसे? और तुमको विश्वास नहीं होता तो मेरा थोड़ा गूगल पे प्रोफाइल जाके चेक करो मैं कौन हूँ। मतलब गूगल में तुम्हारा नाम डालें, तुम्हारा नंबर डालें तो फिर पता चले तुम कौन, और उसमें निकल के आए अच्छा ये इतने बड़े ये। तो फिर ये जो अहंकार है कि गूगल प्रोफाइल देखो मेरा जरा, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैं किस वर्ग से आता हूं, मैं कौन हूं,
कहां से आया? अरे डेफिनेटली कहीं न कहीं ये जो ईगो है ना, ये गलत परीक्षा पद्धति के कारण आया। हम चयन नहीं कर पाए सही लोगों का, इस वजह से। तो खैर मैं थोड़ा सा आपको अलग ले गया, लेकिन मैं चूंकि परीक्षा की बात कर रहा था और कल्चर की बात कर रहा था, तो मैं परिवार पे बात कर रहा था कि परिवार सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ की देन है, लेकिन कई जगह जो है परिवारों को भी, खास करके इस सोसाइटी में जहाँ जो अपने आप को अपर कास्ट, अपर वो उसमें स्टेज में मानता है कि हम अपर क्लास हो गए हैं, बिल्कुल उच्च वर्ग में आ गए हैं, समाज के सबसे क्रीमी लेयर में आ गए हैं, वो लोग क्या मानते हैं? वो तो फिर दरकिनार कर देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन फिर भी भारत में मैं मानता हूं कि अफवाह स्वरूप ही होगा सामान्य लोगों में, जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते होंगे, वो उनका ख्याल रखते होंगे। और बूढ़े लोगों को क्या फायदा हुआ? एक सोशल सिक्योरिटी है उस जमाने में, यानी कि जब आप बूढ़े हैं और जब आपको मनोरंजन की जरूरत है, जब आपको जरूरत है कि कोई कोई आपके साथ रहे, कोई बात करे, तब आपको लोग मिल रहे हैं। परिवार में आपको अच्छा बड़ा पूरा परिवार है, तो बच्चे हैं वहां पर, बच्चे खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं, बात करने को लोग हैं घर में। तो बुढ़ापे के समय में ज्यादा दिक्कत आती है जहां फैमिली सिस्टम नहीं है, जिन देशों में, जिन समाजों में फैमिली सिस्टम नहीं है उनमें, लेकिन वहां पर मौलिक अधिकारों की खूब बात होती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धाश्रम इस तरह के किसी के एहसान टाइप नहीं है, वहां कम्युनिटी सेंटर उसी टाइप के हैं। सामुदायिक जो केंद्र है वो किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने, कानून ने, संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया है। तो यहां अगर महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, सबसे पहले अपने पिता से, फिर पति से, फिर बाद में बुढ़ापे में पुत्र से, तो उसके पीछे उसको पूरा सेक्रीफाइस करना होता है। उसके खुद के कोई सपने नहीं होता, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, वो खुद के अपने सपने, अपनी आइडेंटिटी सब मर्ज कर देती है। सबसे पहले अपने पिता के सपनों के साथ, उनकी इच्छाओं के साथ, उनके नाम के साथ अपने आप को मर्ज करती है, फिर पति के साथ मर्ज कर लेती है। तो उसकी क्या खाने की इच्छा है, उसकी क्या पहनने की इच्छा है, उसकी कौन सा जॉब करने की इच्छा है, उसकी क्या पढ़ने की इच्छा है, इन सब चीजों को मर्ज करने के बदले में फिर उसको सुरक्षा मिलती है। जबकि दूसरे देशों में जब बराबरी की बात आती है तो उसको कानूनन सुरक्षा मिलती है, उसको अपनी इच्छाओं को, सपनों को, आदतों को, उनको मर्ज नहीं करना पड़ता। तो ये अलग अलग है। यहाँ के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, क्योंकि जो डिपेंडेंट्स हैं, जो निर्भर रहते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी खत्म करनी पड़ती, पूरी तरह से खत्म करनी पड़ती। जबकि मनुष्य के रूप में जो जन्म हुआ है, मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है, मानवाधिकारों का कंसेप्ट है, वो जन्म के साथ है, बाय बर्थ है। बर्थ के साथ ही देखिए, कोई अगर मनुष्य के रूप में आया है, उसके साथ ही उसके अधिकार भी उसके साथ ही जन्म ले लेते, वो आपको देते नहीं हो। उसको जो स्टेट है वो प्रोवाइडर नहीं है, वो बाय बर्थ मिले हैं, बाय वर्च्यू है, बाय बर्थ है, जन्म के साथ ही उसके साथ आ गए। और कहेंगे कि नहीं हमने स्टेट के रूप में दिए हैं, तो मौलिक अधिकार स्टेट ने नहीं दिया। स्टेट के लिए तो वो एक तरह से मना किया गया है कि तुम हनन नहीं करोगे इन मौलिक अधिकारों का, हनन करने नहीं दोगे और करोगे भी नहीं। सबसे पहले स्टेट के वर्सेस है वो, दूसरे सिटीजन के खिलाफ बाद में। कुछ अधिकार ऐसे हैं, मौलिक अधिकार, जो कुछ सिटीजन्स के अगेंस्ट भी है, और कुछ अधिकार जो हैं वो, अधिकांश जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसके अगेंस्ट हैं? स्टेट के अगेंस्ट। तो यहां आकर के उस पर डिपेंड करता है कि इंप्लीमेंट करने वाले लोग कौन है। तो जब आधार की बात आई थी और निजता की बात आई थी, तो राइट टू लाइफ के तहत राइट टू प्रिवेसी, पट्टा स्वामी केस है ना, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा केस, और 9-0 से वर्डिक्ट है, यानी कि 9 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उसमें से 9 जज जो थे वो एक साथ सहमत हुए, एक भी विरोध में नहीं। 8-1 से, 7-1 से, 7-2 से या 6-3 से नहीं है, बल्कि 9-0 वर्डिक्ट है। 9-0 वर्डिक्ट का मतलब होता है 9 के 9 जज, बहुत बड़ी बेंच होती है 9 लोगों की। और जब कभी भी क्या होता है कि पहले यदि राइट टू प्रिवेसी
7 जजेस ने दिया था, तो इस बार उससे बड़ी बेंच बिठानी पड़ती है। इस बार आप 7 जजेस वाली बेंच नहीं बना सकते, इस बार आपको 9 जज वाली बेंच बनानी पड़ती है। और 9 जज की जब बेंच बनी तो 9-0 से वर्डिक्ट आया। पट्टास्वामी खुद एक जज थे, वो पहले पूर्व न्यायाधीश हैं, और उन्होंने जो है ये अपनी जनहित याचिका लगाई, और उनकी PIL पे सुनवाई में, यानी ऑलरेडी जिसने याचिका लगाई है वो भी एक जज रहा हुआ है, उसने कहा मेरा आधार मैं क्यों उसको यूज करने दूंगा गवर्नमेंट को, ये तो राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ है, उसमें मेरी प्रिवेसी है, मेरा डेटा है। और अभी यही सब हो रहा है, अभी जो मैं आपसे बात करूंगा यही सब। तो आज हम इस वाले केस को सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, राइट टू प्रिवेसी, क्योंकि इसका करंट अफेयर्स में आपको बहुत मैटर मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। करंट अफेयर्स में तमाम न्यूज़पेपर जो डिस्कस करते हैं वो इसको सबसे ज्यादा करते हैं। अब ये सरकारों पर डिपेंड करता है कि सरकार किस प्रकार की है। सरकार बीजेपी की है तो अलग आएगा, कम्युनिस्ट होगी तो फिर अलग आएगा, और कांग्रेस की होगी तो फिर अलग रिजल्ट आएगा। कि कौन कितने अधिकार देता है। 3 तरह के परिवार हैं, एक व्यक्ति कहता है मेरी लड़की पिकनिक पे जाएगी, दूसरा व्यक्ति बोलता है जाएगी लेकिन इसके साथ में इसके ये भी जाएगा, तीसरा बोले ये बिल्कुल नहीं जाएगी। अंतर समझ में आ रहा है ना। तो 3 फैमिली में 3 तरह के डिसीजन हो सकते हैं लड़कियों के मामले में। पिकनिक पे जा रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, तो एक में अनकंडीशनल तरीके से जाएगी, मेरी तरफ से कोई कंडीशन है बेटा तुम जाओ, ठीक है। दूसरे में कंडीशनल होगी, और तीसरे में कंडीशनल ये है कि तुम जाओगी ही नहीं, यही कंडीशन, उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो भेज देते, या वैसा होता तो भेज देते, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कई बार तो वहां लड़की बोलती ही नहीं ना कि मुझे जाना भी है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई मतलब ही नहीं है, उसका संभावना ही नहीं लगती, तो बोलती भी नहीं है कि मुझे पिकनिक जाना है या कॉलेज टूर पे जाना है, तो संभावना ही नहीं होती उसकी। तो ठीक वैसे ही कानूनों का जो हश्र होता है संविधान के तहत भी, यानी कानून या संविधान तो उस तरह से है कि कॉलेज पिकनिक ले जा रहा है या कॉलेज टूर ले जा रहा है, बस इतना है। अब कौन जाएगा कि नहीं जाएगा ये सरकार पर निर्भर करता है। कौन कौन नहीं जाएगा मतलब ये फैमिली पे डिपेंड करता है। ये सरकार जो होगी उस आधार पे कानून का क्रियान्वयन होगा। इसलिए कानून निर्जीव होता है, उसमें जान कौन डालते हैं, चलाने वाले, उसको इंप्लीमेंट कौन करते हैं, वो जान डालते हैं। तो राइट टू प्रिवेसी जो है ये अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की छूट देते हैं। अच्छा, ये केवल भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही है। हमने कहा ना कि ट्रंप जब अपने यहाँ घोषणा पत्र लिखेगा तब वो अलग अलग तरह के वादे करेगा चुनाव में कि मैं ये चीजें करने वाला हूं, और बाइडेन जब चुनाव लड़ेगा तो वो अलग प्रकार के वादे करेगा। उसके तरीके उदारवादी होते हैं, लिबरल। और मैंने आपको बताया था कि भारत की बीजेपी सीधी वहां के रिपब्लिकन से मैच करती है, उसकी विचारधारा किसके साथ मैच करती है, रिपब्लिकन से। डेमोक्रेट से कांग्रेस की विचारधारा मैच करती है। और आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहां कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव मतलब संरक्षण, कंजर्वेटिव का नाम से ही लग रहा है कि ये कंजर्वेटिव है, यानी कि वो स्टीरियोटाइप्ड रहेगी, वो उसी हार्ड लाइनर हैं, वो अल्ट्रा राइटिस्ट कहलाते हैं। उसमें अगर बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा राइटिस्ट। तो ये अल्ट्रा राइटिस्ट गवर्नमेंट होती है, रिपब्लिकन, बीजेपी, कंजर्वेटिव। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत की आजादी के समय में माउंटबेटन जब आजादी दिला रहे हैं हमको, माउंटबेटन जब भेजे जा रहे हैं तो तब लेबर पार्टी की सरकार है। चर्चिल के समय में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार। चर्चिल को भी पता है कि आने वाले समय में दिक्कत आएगी और हमको शायद आजाद करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी क्रिप्स मिशन भेज रहा है, फिर भी वो अपनी उसी तरह से। आप देखो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पूरा जो माहौल था चर्चिल वाला, जबकि उसने मच्छर खा रहा है, डेंगू का टेंशन है। हाँ, तो वो जो है वो तो FDR थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे यूएस के,
जो बार बार आकर के चर्चिल को समझा रहे थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और अब आपको ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको फ्री करना चाहिए। लेकिन उसकी अपनी हेकड़ी थी चर्चिल की। तो कंजर्वेटिव पार्टी की जब जब सरकार रही तब तब आप देखोगे, संवैधानिक सुधार पढ़ोगे ना आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास पूरा देखोगे, तो जब जब भारत में गवर्नर जनरल भारत के लोगों को छूट देता है, मताधिकार की छूट देता है या और कुछ कई प्रकार की छूटें देता है कि भारत में अब महिलाएं भी वोट दे सकेंगी, भारत में अब आम लोग भी वोट दे सकेंगे, भारत को अब हम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, भारत में अब राज्यों में भी चुनाव होंगे, अब भारत में शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की जाएगी, तब आप देखोगे कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार है। और जब जब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आती है ब्रिटेन में, भारत में प्रभाव यह पड़ता है कि यहाँ के लोगों के अधिकार छीने जाते हैं। और आगे समझ में, तो ये फंडामेंटल राइट्स का सीधा संबंध सरकारों से, और ये सरकारें अल्ट्रा राइटिस्ट विंग होता है और एक लिबरल गवर्नमेंट होती हैं, उदारवादी सरकारें होती हैं, जैसे बाइडेन वाली मानी जाती हैं। डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो उदारवादी माने जाते हैं। इस बीच में एक नया टर्म आया, नियो लिबरल। ये नियो लिबरल वर्ड जो आया है एलपीजी के बाद आया है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी जब आया आपका 1995 से पहले, 91 से 95 के बीच में, बाकी डब्ल्यूटीओ के बनने के साथ ही ये एक्टिवेट हो जाता है एक तरह से। 1995 में जैसे ही गेट से डब्ल्यूटीओ बनता है, यहां पर जो टर्म आया है वो है नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म। ये बड़ा अलग टाइप का टर्म है। जब अल्ट्रा राइटिस्ट सरकारें अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश करती हैं तो उसको बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म ये देता कम है और दिखाता ज्यादा है, शो ज्यादा करते हैं, शोबाजी ज्यादा होती है। और ये लोग फिजिकल थिंग्स देते हैं, फिजिकल थिंग्स जो यूज्ड अप हो जाती हैं और जो दिखाई देती हैं और जो टेंजिबल होती हैं, जिनको छू सकते हैं, टेंजिबल थिंग्स होती हैं। इसलिए आपने देखा हो प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री का फोटो झोले के ऊपर, फिर उसमें 5 किलो अनाज, फिर उसको, ये हो गया नियो लिबरल, टेंजिबल। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिख रहा है, जल मिशन में, जल जीवन मिशन में नल दिखेगा, नल घर में रहेगा तो नल दिखेगा। यहां तक कि जनधन योजना में भी बैंक की पासबुक दिखती है, प्रधानमंत्री जनधन खाता, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सारी चीजें दिखती है। और आप इससे पहले वाले गवर्नमेंट का देखोगे तो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा जैसे है, या राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, ये सब चीजें ऐसी हैं कि दिखते नहीं है, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते, तो इन पे फोटो नहीं डाल सकते, इनको आप कैश नहीं कर सकते, चुनाव में कैश नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी बनाएगी जल जीवन मिशन को, लिख लीजिए, और ये आपका प्रश्न भी 2-3 बार आ जाएगा तब तक परीक्षा में। जल जीवन मिशन, हर घर में नल, बहुत अच्छा मिशन है। इससे विमेन एम्पावरमेंट भी होगा, क्योंकि कभी भी गांव में आप फोटो देखोगे मटके लेकर के, जो अगर कोई जल की व्यवस्था कर रहे हैं तो पुरुष कभी नहीं करता हुआ दिखता, हमेशा महिला ही ज्यादा करती हुई दिखती है। तो विमेन एम्पावरमेंट का तो बहुत अच्छा माध्यम है। और हर घर में यदि साफ पीने का पानी पहुंच जाता है तो ये बहुत बड़ी क्रांति भी होगी, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान का भी सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ, शौचालय भी दिखता है ना, और वो 3 लाख रुपए में मकान बनाना, तो मकान भी हमेशा के लिए दिखता है, उस पर भी लिख दिया जाता है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है, बैनर लग जाता है ना, उस पर वो चिपका देता है। शौचालय के ऊपर भी साइड में लिखा रहता है कि ये, तो स्वच्छ भारत मिशन का भी फायदा हुआ है। जहां जहां ओडीएफ जहां डिक्लेयर हुआ है वहां पर बीमारियां भी कम हो गई हैं, क्योंकि डेफिनेटली ओपन डेफिकेशन से तो प्रॉब्लम थी, बीमारियां तो होती थी। और सिक्योरिटी के भी काफी चीजें, एनसीआरबी का डेटा भी चेंज हुआ है, क्राइम भी कम हुआ है, क्योंकि महिलाएं भी जब अगर बाहर नहीं निकलती
क्योंकि अंधेरे में निकलते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, देर रात में निकलते हैं, तो क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्राइम भी कम हुआ है, बीमारी भी कम हुई है, ये चीजें तो हुई है। लेकिन देने का जो तरीका है वो नियो लिबरल वाला जो तरीका होता है वो काउंट कराने वाला होता है। उसमें काउंटिंग बहुत जरूरी होती है और उसका यूज इलेक्शन में होना बहुत जरूरी होता है। जबकि नियो लिबरल के अलावा जब वाकई में लिबरल गवर्नमेंट्स होती हैं, या यूं कहें कि लिबरलिज्म जो होता है, उदारवाद, जो समाजवाद के काफी नजदीक है, सोशलिज्म के काफी नजदीक है, उसमें जो चीजें होती हैं उनको आप दिखा नहीं सकते, बाद में कैश नहीं करा सकते उसको, वो नॉन टेंजिबल होती है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं उसके, और वो दरअसल वाकई में इंपावर कर रही होती है, उसको व्यक्ति को इंपावर कर रही होती है। फ्री बीज आपने सुना होगा कि केजरीवाल बहुत फ्री बीज करते हैं, ये टेंजिबल वही नियो लिबरली, फ्री में कुछ देना इस टाइप का। तो क्या फ्री बीज नहीं करना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ काउंट कराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और काउंट कराते हैं। केजरीवाल को भी आपने देखा है कि उस समय समय पे विज्ञापन खूब देते हैं कि उन्होंने क्या किया है दिल्ली में, हर चीज का विज्ञापन करते हैं। तो विज्ञापन का तो जमाना ही है, बार बार लोगों को याद दिलाएंगे तो उनके स्मृति पटल पे रहेगा, तो वही तो वोट में बदल पाता है। तो अगर आप बार बार विज्ञापन नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो कंपैरेटिव भी बता दिया मैंने आपको, ग्लोबली दुनिया भर के साथ कंपैरिजन करके भी बताया भारत में क्या स्थिति है। तो यहां अधिकारों की स्थिति देखिए, तो पट्टा स्वामी केस की बात मैं कर रहा था, राइट टू प्राइवेसी का, तो उन्होंने 9-0 के वर्डिक्ट से कहा नहीं, बिल्कुल जो है पट्टा स्वामी सही कहते हैं, वाकई में प्रत्येक व्यक्ति को गोपनीयता का अधिकार है, प्राइवेसी का, निजता का अधिकार है। और निजता का अधिकार के बारे में उन्होंने इतनी जबरदस्त व्याख्यान की, विकिपीडिया पे पढ़िएगा, 1-2 पैराग्राफ भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बहुत आगे तक लिखा है उसके बारे में कि ये व्यक्ति का जीवन का अधिकार है, इसको हम राइट टू लाइफ के तहत मानते हैं। आर्टिकल 21 का पार्ट मान लिया उन्होंने उसको, इम्प्लिसिट। मैंने आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बताए थे, तो वो एक्सप्लिसिट नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वो इम्प्लिसिट है, उसी का पार्ट है, अंतर्निहित है वो, 21 में अंतर्निहित है। बाद में LGBT जो आया था, मैंने बताया था आपको 366 वाला, वो भी उसी में गया। तो ये समाज स्वीकार कर सकता है क्या इसमें? नहीं, समाज स्वीकार नहीं करेगा। कई सारी चीजों को समाज स्वीकार नहीं करेगा, कई बार राजनेता भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट स्वीकार करता है। तो कोर्ट कई बार जिन चीजों को स्वीकार करता है वो संभव नहीं है। उसके लिए वातावरण बनाने के लिए भारत को, अभी जैसे मैंने आपको पिछली बार शायद कहीं क्लास में बताया होगा, यूएस में जो एविडेंस प्रोटेक्शन, जो विटनेस प्रोटेक्शन वाला जो मामला है, वो बताया था शायद क्लास में। अभी भी मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं रिपीट कर रहा था उस चीज को। विटनेस प्रोटेक्शन यूएस में ऐसा है कि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति गवाही देता है तो उसका एड्रेस चेंज कर दिया जाता है, उसको नया आईडी दे दिया जाता है। यहां अगर उसके पास 10 एकड़ जमीन थी और मकान था तो ठीक इतना ही 10 एकड़ और मकान उसको यहां से 2000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्टेट में उतना ही एकड़ जमीन और उतना ही मकान वहां दे दिया जाता है, उसका एड्रेस बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। उसने चूंकि यहाँ गवाही दी है, अब लोग उसको ढूंढेंगे और उसकी हत्या करेंगे या उसको धमकाएंगे कि तुमने गवाही दी तो कैसे दी हमारे खिलाफ। तो यूएस प्रोटेक्शन के लिए ये करता है विटनेस के। क्या भारत में हम गवाहों के लिए ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर विटनेस होस्टाइल तो होगा, वो अपराधी के खिलाफ बयान क्यों देगा? क्योंकि जब उसे मौत साफ नजर आएगी, उसको मालूम है मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा एड्रेस मेरे इनको पता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा नाम इनको पता है, वकील बता देंगे। हमारे यहाँ तो जज भी बता सकते हैं, जज भी बिक जाएंगे। करप्शन बहुत ज्यादा है। एक तो करप्शन कम करना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा, तब जाकर के जुडिशरी काम करेगी। भारत में विटनेस नहीं तो होस्टाइल हो जाता है, वो बदल जाता है। वो पहले पुलिस को बोलता है हाँ मैंने देखा है सब कुछ और मैं बोलूंगा कोर्ट में, और जब कोर्ट में जाता है तो बोलता है नहीं सर मैंने कुछ नहीं देखा। वो तो उस दिन पुलिस वाले मुझे आंख निकाल रहे थे, गाली दे रहे थे, इस वजह से मैंने ऐसा बयान दे दिया था, बाकी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। वो सामने वाला खुश हो जाएगा, बस वो बरी हो जाता है सबूतों के अभाव में, गवाहों के अभाव में,
इनको बरी किया जाता है। यही होता है कोर्ट में भारत में। तो जुडिशरी का कोई मतलब है क्या? जुडिशरी के लिए आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। अगर आपको न्याय चाहिए भारत में तो वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। जो गवाह हैं उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती। तुम यहाँ रहते हो, हम तुमको मैसूर में जाके बसा देंगे, मैसूर के पास के किसी गांव में इतनी एकड़ जमीन दे देंगे, वहां तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा नाम बदल जाएगा। और भारत में इतनी डाइवर्सिटी हो, मैसूर क्यों जाएगा? यहाँ उसके रिश्तेदार हैं, हमारे साथ दूसरे झंझट भी बहुत हैं। वहां उसकी जाति के लोग नहीं मिलेंगे, फिर उसकी शादी वो जाति में ही करना चाहता है बच्ची की, है ना, फिर बहुत झंझट है ना। वहां ये सब लफड़ा नहीं है ना। तो इसलिए यूएस स्टाइल के पीछे जो है फिर वापस सोसाइटी पे आ जाएंगे। सरकार कोई ऐसा रिफॉर्म भी लेके आएंगे तो वो काम नहीं करेगा। और हमारे यहाँ का आदमी बताए बिना भी नहीं जाता, वो बता के जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मोहल्ले में हो सकता है वो पार्टी देके जाए, तो इतने में सबको पता चल जाए। तो ये भी है, यानी लिटरेसी रेट भी कम है, खुद के प्रति, जिंदा रहने के प्रति अवेयरनेस भी नहीं है, खुद की सेफ्टी भी नहीं कर पाता, सोशल कम वो चीजें भी बहुत सारी हैं। तो भारत का कुछ हो सकता है? हाँ, यहाँ पर न्याय मिल सकता है, यहाँ करप्शन खत्म हो सकता है। करप्शन भी सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसी भी करप्ट आदमी को बुरा नहीं माना जाता। हम अधिकांश करप्ट लोगों को जानते हैं, लेकिन हम उनके प्रति गुस्सा नहीं करते, बल्कि हम बताते हैं कि इनकी इतनी कमाई है, ये जो अभी आके गए हमारे घर पे, ये इतना कमाते हैं। तो सामने वाला भी इंप्रेस होता है और हम खुद भी ताल ठोक के बताते हैं, जबकि वो शर्म की बात है। देखा जाए तो वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल से आपके रिश्ते, मतलब आप भी अच्छे माइंडसेट वाले आदमी तो नहीं है, आप भी गंदे आदमी हैं। लेकिन ये हमारे लिए गौरव का विषय है। कई लोग अपने दामाद के बारे में बताते हैं, बोले सैलरी तो उनकी कम है लेकिन ऊपर का बहुत हो जाता है। उनका कमाल है, मतलब इतने अच्छे से बताते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस है, मतलब उनको मालूम है कोई ये कुछ नहीं करेगा, जबकि हम दे आते हैं कहीं कहीं। हम लोकायुक्त में दे देते हैं, ईडी में दे देते हैं उसका, वो हमको ही बता देता है। इसलिए हमने आपको हमारे गुरुजी का एक वाक्य बताया था, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं मानेंगे, बल्कि उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। मनुष्य का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे? वो कितना सफल है, कितना योग्य है, कितना टैलेंटेड है, उस आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि उसके पास सद्विचार कितने हैं और सत्कर्म कितने हैं, अच्छे विचार कितने हैं, सोसाइटी के लिए उसने कितना अच्छा किया, देश के लिए उसने कितना अच्छा किया, ये बताओ तुम कितने सफल हो, कितने क्या हो, छोड़ो उसको। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने कभी कोई शादी अवॉइड की? मैं पर्सनली करता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पे विवाह में नहीं जाता जिसने भ्रष्टाचार से या खूब दौलत कमाई है। मैं उसके यहाँ विवाह में नहीं जाता, और ना ही उसे अपने यहाँ किसी कार्यक्रम में बुलाता हूं। मैं उसको नमस्कार भी नहीं करता, जबकि उसको बहुत सारे लोग उसका पैर छूते हैं इस आधार पे कि वो बहुत भ्रष्ट है, बहुत पैसा है उसके पास, अरबों रुपया और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी कोठियां, इस वजह से उसका पैर छूता है। हम उसको नमस्कार भी नहीं करते, और सीधे मुंह बात भी नहीं करते। कभी वो बात करने के लिए पास में भी आ जाए तो आगे से भी आते हैं कई लोग कि हमको मालूम है ये बात नहीं करेंगे, और वो बोल भी देते हैं, अब मुझे मालूम है आप तो बात करोगे नहीं हमसे, हम तो चोर हैं, ऐसा भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे विचार भी जानता है। पर हमने सोचा हम ही चले आए आपके पास बात करने, तो भी सीधे मुंह बात नहीं करते। तो ऐसे कितने लोग कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनमें हमारे माता पिता हमको प्रणाम करने के लिए कहेंगे कि इनके पैर छू, और वो निहायत भ्रष्ट और बहुत ही चोर आदमी है, लेकिन हमको प्रणाम करना पड़ता है क्योंकि माता पिता कह रहे हैं। ये है सोसाइटल एक्सेप्टेंस, सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। इस वजह से करप्शन हमारे समाज से कभी नहीं जाएगा। सेना में करप्शन है भयंकर, पुलिस में तो है ही है, जुडिशरी में है,
और एडमिनिस्ट्रेशन में है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां लोग करप्ट नहीं है। एक ही पैमाना है, कैसे भी करके पैसा कमाया जाए, साम दाम दंड भेद जो कुछ भी हो, जहां से पैसा कमाया जा सकता है कमाया जाए, दबा के कमाया जाए, यही एक तरीका है। और एक बार आपके पास पैसा आ गया फिर सब कुछ है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अधिकांश जगह आप जब जाओगे तो आपको समाज सेवी कहकर के जिनसे मिलवाया जाएगा वो शहर के सबसे बड़े चोर हैं, टैक्स चोर भी हैं, मिलावटखोर भी हैं और सबसे बड़े गुंडे भी हैं, और कई बार उन्होंने मर्डर भी किया हुआ है। और आपसे मिलवाया जाएगा जब आप IAS IPS बनोगे तो आपका चपरासी आपसे कहना है सर वो बहुत बड़े यहाँ के सोशल वर्कर हैं या समाज सेवी हैं, वो आपसे मिलना है। 90% जगह जो रावण दहन करते हैं ऐसे ही लोग करते हैं, जो खुद रावण है, जिन्होंने खुद ने कम से कम 100 महिलाओं को अपहरण किया है, ऐसे लोग रावण दहन करते हैं। और आप भी वहां मुख्य अतिथि हुए तो उसी के साथ उनको भी माला पहनाई गई, आपको भी पहनाई गई। अब रावण दहन आपके सामने वही आदमी कर रहा है जिसकी पूरी हिस्ट्री आपकी टेबल पर है, जो जेल के अंदर होना चाहिए, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको अंदर डालो पकड़ के, आप उसके साथ स्टेज शेयर कर रहे हो। ये स्थितियां आई, ये हमारा समाज है, इसलिए हमारे यहां से करप्शन नहीं जा सकता। आगे समझ में? अभी आपको बताया अधिकार नहीं दिए जा सकते, कानून चाहे जितने बना लो उनको लागू नहीं कर सकते। तो कुछ कमियां जो है हमारे इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं, यूनिवर्सल कानून हैं, जो दुनिया भर में काम करते हैं लेकिन भारत में काम नहीं कर सकते, इसलिए आप केवल कॉपी कर लोगे तो बात नहीं बनेगी। कॉपी करने के साथ साथ आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, उसके लिए सोसाइटल चेंज लाना पड़ेगा। तो समाज में परिवर्तन आए, वही काम जो है वो गुरुजी ने किया। इसलिए उन्होंने उस टाइप से राजनीति में नहीं गए, उधर नहीं गए, वो समाज को बदलने में लगे। इसलिए हम यहाँ नारे लगाते हैं ना, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, यहां से शुरुआत की। गायत्री परिवार में सब लोग बराबर हैं। गायत्री परिवार में आप कोई भी जाकर के किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता, सब लोग बराबर हैं। और कथनी करनी में बिल्कुल अलग नहीं है, पूरा एक जैसा है। बहुत मुश्किल था गुरुजी के लिए करना, बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग करने थोड़ी देते हैं। जिन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है वो क्यों करने देंगे? वो लोग तो समाज में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करने देना चाहते। तो गांधी जी से जब गुरुजी ने पूछा गुरुजी क्या करें, मतलब गांधी जी क्या करें, मुझे आगे अब किस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं आप आध्यात्मिक क्षेत्र के हो, आपने बहुत बढ़िया काम किया और आप अध्यात्म वाले क्षेत्र में काम करो, समाज वाले, ये वाला जरूरी है। राजनीति में तो बहुत लोग हैं, आप भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए जाओगे, राज्यपाल बना दिए जाओगे, उससे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। आपने जो काम का क्षेत्र पकड़ा हुआ है वो बहुत मजबूत है। गांधी जी के आश्रम में काम किया है गुरुजी ने, स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है, न्यूज़पेपर निकाला है क्रांतिकारियों के लिए, कविताएं लिखते थे, खुद सत्याग्रह में भाग लेते थे, जेल गए हैं। आगरा जिले से पूरा वो करते थे, लेकिन उन्होंने ये क्षेत्र चुना क्योंकि यहाँ वैकेंसी थी, यहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं था। थोड़े आचार्य विनोबा भावे जो थे वो इस मूड के थे, बाकी सारे के सारे राजनेता थे। इसलिए देखो गांधी के बहुत सारे करीबी लोग जो हैं वो राजनीति में नहीं गए, वो सामाजिक क्षेत्र में आ गए। उन्होंने समाज में अलग तरह से भूदान आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने कहा जो अमीर लोग हैं उनसे हम संपत्ति ले लेंगे और गरीबों में जिनके पास भूमिहीन किसान हैं उनको बांटेंगे। लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था, महत्वाकांक्षी आंदोलन था, बहुत लोग जुड़े उन आंदोलनों से। ऐसे कुछ एक लोग हैं उन्होंने पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे आने वाले समय में पार्लियामेंट कुछ कानून तो बना देगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे हमको विश्वास है, संविधान सभा पे विश्वास है, संविधान पे भी विश्वास है, नेताओं पे भी विश्वास है। लेकिन समस्या ये है कि उनको लागू नहीं करवा सकते हम। अब 3 तलाक पे भी कानून तो बन गया अभी, लेकिन हो सकता है कहीं चोरी छुपे उसका पालन होता हो। महिला को किसी पुरुष ने कह दिया, मुसलमान ने, कि 3 बार तलाक बोल दिया उसने, फोन पे बोल दिया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया या सामने भी कर दिया, और महिला ने भी मान लिया
कि हाँ ठीक है तो 3 तलाक मतलब हो ही गया, धर्म के हिसाब से तो हो ही गया, अब इसको जेल पहुंचाने से क्या फायदा, इससे दुश्मनी होगी, तो हो सकता बनने के बाद भी हो रहा हो, आप क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वही है कि उसके पीछे भी सोसाइटी में चेंज आया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा ना। कानून तो 20 साल से बना ही रहते हैं अफगानिस्तान में बैठ के, आज कहाँ है वो सब कानून, सब खत्म हो गए, क्योंकि अब फिर से आतंकवादियों की सरकार है। बिल्कुल आतंकी जो है वो मंत्री बन के बैठे हैं, देखिए जिनके रिकॉर्ड है और जिनको पुलिस ढूंढ रही थी एक जमाने में और जिनके ऊपर इनाम रखा गया था वो आज मंत्री हैं। कितना बड़ा बदलाव है। तो इसलिए संविधान के, अब मुझे लगता है कि ये जो मौलिक अधिकार आप पढ़ने जा रहे हो ना, बहुत छोटी चीज है, अब आपको बहुत सरल लगेगा, क्योंकि आपको हमने बहुत वास्ट डेप्थ में जो है वो चीजें बता दी है कि वैसे बहुत ही डेप्थ में हमने बताने की कोशिश की। मौलिक अधिकार बहुत सिंपल चीज हो गया, अगर कोई कहे स्वतंत्रता का अधिकार है और आप स्वतंत्र हैं किसी भी बात को, लेकिन मॉब लिंचिंग हो जाएगी तो वो स्वतंत्र है क्या? मॉब लिंचिंग हो जाएगी अगर उसको स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्रता का अधिकार भी काम नहीं करेगा। आप कहोगे कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है, और वो तो ठीक है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो है भारत में, लेकिन कहीं पे भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, पर इतना आसान नहीं है कहीं पे भी व्यापार करना। एकदम से आप इतना ही दुकान कहां से जमा लोगे वहां पर, जो यहाँ कर रहे हो दूसरी जगह नहीं। भाषा की समस्या आ जाती है, आज भी भाषा के आधार पर उतना प्रमोट नहीं करते। अगर कोई दलित जो है अपना सरनेम लगा ले और सरनेम के साथ यदि भोजनालय खोलेगा तो कोई जाएगा उसके यहाँ भोजन करने? नहीं जाएगा। इसलिए वो नाम बदल के कर रहा था, कुछ मुसलमान जो कर रहा था, कुछ खाने पीने के काम करता था, या डोसा कुछ था, हाँ, तो उसने कुछ धार्मिक नाम रखा था, हिंदू धर्म वाला नाम रख लिया था। तो उजागर जब हो गई पहचान तो मॉब लिंचिंग हो गई। क्यों? उसको दरअसल सब लोग ये बात तो बोल रहे हैं कि एक मुसलमान को हिंदू धर्म का नाम नहीं रखना चाहिए, उसको मुसलमान को यहाँ जो लाल धागा डोरा जो पहनते हैं, लच्छा पहनते हैं, वो नहीं पहनना चाहिए, कलावा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इशू जब आप संविधान के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये आएगा कि क्या 75 साल की आजादी में हम इतना भी विश्वास डेवलप नहीं करा पाए कि वो अपने नाम से यदि भोजनालय या डोसा सेंटर या कोई चीज चलाए तो वहां पर लोग आसानी से जाकर के खा लें या खरीद लें। क्या 75 साल में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि उसको नाम ही दूसरा रखना पड़ा? यहाँ फेल्योर दूसरी तरह से गिना जाएगा। यहाँ फेल्योर इस बात पे नहीं आएगा कि उसने नाम रखा और ये और वो नहीं आएगा। हम नागरिक क्यों नहीं बना पाए किसी को? क्योंकि हमने जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जिसमें आजीविका का अधिकार है, उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होगा। ऊपर लिखा है ना, तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है। और धर्म, जाति, मूल, वंश, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये किसके अगेंस्ट? राज्य भी ऐसा भेदभाव नहीं करेगा और दूसरे नागरिक भी ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। दो तरह के अधिकार मैंने अभी आपको बताया। उसको किसके अगेंस्ट ये अधिकार मिले हुए हैं? एक तो राज्य के अगेंस्ट, स्टेट शुड, साफ साफ लिखा है उसमें, राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य की ड्यूटी है कि वो ऐसा नहीं करेगा। और राज्य किसी दूसरे नागरिक के अगेंस्ट भी उसको वो राइट एंजॉय करने के लिए कहेगा। वो व्यवस्था भी राज्य को करनी है, देखा जाए तो। यानी कोई दूसरा नागरिक भी उसका हनन नहीं कर सकता। लेकिन सोसाइटी अगर चेंज नहीं, अब दूसरी तरफ ये है कि खरीदने का भी तो अधिकार है ना, कि हमको खरीदने का अधिकार है कि हम कहां से खरीदेंगे, तो हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। तो उसको ये है कि उसको खरीदने का भी अधिकार है। तो खरीदने के लिए किसी को मजबूर कैसे करोगे? ये तो सामाजिक परिवर्तन से ही संभव है। और फिर हमारे डाइवर्सिटी खान पान की भी है। तो क्या जो मॉब लिंचिंग करते हैं उनको मांसाहार से नफरत है? मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की होगी उसमें से 90% पहले से मांसाहारी होंगे, चाहे वो हिंदू हो। क्योंकि मुझे लगता है शाकाहारी हिंदू जो है मॉब लिंचिंग वाले हिस्से में भाग लेने में थोड़ा हिचकिचाता होगा। पता नहीं, मेरी मान्यता है, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, मुझे मारपीट करने की इच्छा नहीं होती। मांसाहारी जो हिंदू होगा मुझे लगता है वो ज्यादा मारपीट करने का शौकीन होता है।
तो इसका मतलब केवल खान पान का कोई मसला नहीं है, धर्म के प्रति नफरत वाला मसला है। आगे समझे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मॉब लिंचिंग करने गए वो 50 लोग, वो सारे के सारे शाकाहारी थे और उनको मांसाहार से गुस्सा है कि ये रफीक है, ये सुल्तान है, ये अहमद है और ये मांस खाते हैं और मैं नहीं खाता हूं, और हो सकता है कि ये खाने पीने में कुछ मांस मिला दें, मुझे इस बात से बहुत ऐतराज है। बात समझ में आई ना? ये मुद्दा नहीं होगा, खान पान वाला मसला नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो मैंने बताया लगभग 70% लोग मांसाहारी हैं, ये 65% से ऊपर तो ही हैं, तो मुसलमान तो 18% ही हैं। इसका मतलब बाकी तो सारे हिंदू ही हैं जो भी मांसाहारी हैं। बाकी के 50% लोग जो मांसाहारी हैं वो कौन है? वो तो हिंदू ही हैं। तो ये कहना कि वो केवल मांसाहार के प्रति नहीं, ये धर्म के प्रति नफरत है, ये जाति के प्रति नफरत होती है। अगर कोई दलित भी इस प्रकार की अगर दुकान खोल के बैठ जाएगा और गांव में नहीं खोल पाता, इसलिए मान लीजिए शहर में कस्बे में आके खोल ले और उसके गांव का व्यक्ति देख ले कि यहाँ खाने पीने की दुकान लगाए हुए, गांव में तो हम इसके हाथ का पानी नहीं पीते, ये इसको नजदीक से गुजरने नहीं देते, और ये हमको यहाँ खिला रहा पिला रहा है, और हमारे ही बच्चे यहाँ इस शहर में हॉस्टल में रहेंगे और इसकी दुकान पे खाएंगे तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है वो उसकी भी मॉब लिंचिंग कर देंगे। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला झंझट भी नहीं, यहाँ दलितों के प्रति भी होता है। तो ये जो नफरत है ये किसी भी रूप में हो सकती है, केवल खान पान का मसला नहीं है। हो सकता है वो दलित जो है वो खान पान नहीं करता हो, वो शाकाहारी हो, उसके बावजूद भी उसके प्रति नफरत किस आधार पर है? जाति के आधार पर। यहाँ नफरत किस आधार पर है? धर्म के आधार पर है। तो क्या भारत में आजीविका करने की स्वतंत्रता है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई भी वृत्ति, कोई भी आजीविका, प्रोफेशन कोई सा भी चूज कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। लिमिटेड ऑप्शंस। यानी आप मोची हो तो आप जूता बनाने वाला या जूता साफ करने वाला काम कर सकते हो, इससे अपग्रेड वाला काम करोगे तो पिटाई हो सकती है। ये काम तुम कैसे कर सकते हो? हत्या। अब आप देखो, एक्सेप्शन वाली बात मत करो, ये जो कहीं कहीं नहीं होता है ये एक्सेप्शन है। आप एक्सेप्शनल एरिया में रहते हो, कॉमन नहीं है। कॉमन तो क्या है? भारत गांवों में बसता है और गांवों में जो झेलते हैं वो उनको पता है। ये तो बात आम्बेडकर भी कहते थे कि देखिए आपका डेवलपमेंट गांव में नहीं हो पाएगा, गांव में छोटी सोच है, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। दलितों से उन्होंने आह्वान किया था कि दलितों ऐसा है कि तुम अगर गांवों को छोड़ सको तो गांवों को छोड़ो, क्योंकि वहां छोटी मानसिकता के लोग रहते हैं, जातिवाद को बहुत कट्टरता से मानते हैं, छुआछूत बहुत करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे दिक्कत पैदा कर देंगे। तो हो सके तो शहरों में आ जाओ। और शहरों वाले से कहा अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है और शहरों में तुम आ गए हो तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ो और विदेश चले जाओ, आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां फिर सब बराबर है, वहां मोची और पांडे जी सब बराबर हो जाते हैं। उसके लिए सब इंडियन काले काले लोग होते हैं। वहां फिर पांडे जी को भी एहसास होता है कि अनटचेबिलिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है और फ्रीडम नहीं है। वो बराबर फिर आवाज उठाते हैं। गांधी जी उठा ही रहे होते, वो तो अपर कास्ट ही थे, बनिया थे, गुजराती बनिया थे। गांधी जी ने पूरा अनटचेबिलिटी को झेला था ना, तभी तो भारत में आकर के हरिजनों के लिए काम कर रहे थे, अस्पृश्यता के खिलाफ काम किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है ये एग्जिस्टेंस करता है, ये एग्जिस्ट करता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 है, ये दो तरह का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब 17 दिया और 17 ने जब अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया और कहा कि नहीं कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा किसी भी आधार पर, खास करके जाति के आधार पर अनटचेबिलिटी होती है, धर्म के आधार पर उतनी नहीं होती जितनी जाति के आधार पर होती है, और एक ही धर्म में होती है, केवल हिंदू धर्म में होती है। इसलिए आप देखोगे कि जो शेड्यूल कास्ट है वो हिंदू धर्म में और सिख धर्म में बनाए गए। मुसलमान का भी शेड्यूल कास्ट नहीं होता, जबकि ट्राइब होता है। जम्मू कश्मीर में कुछ ट्राइब हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइब्स हैं, कई जगह पर कुछ ट्राइब्स हैं जिनको कि मुस्लिम धर्म होने के बावजूद भी उनको एसटी माना जाता है, शेड्यूल ट्राइब में माना जाता है, जबकि उनका धर्म तो मुसलमान है।
तो मुसलमान यदि गाय भैंस चरा रहा है या बकरी चरा रहा है या ऊन निकालता है और जंगलों में रहता है, रिमोट एरिया में रहने पर एसटी माना गया है, जो मेनस्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आता, समाज में नहीं आता, सिविलाइज सोसाइटी में नहीं आता, गांव में शहरों में रहने के लिए नहीं आता, जंगलों में रहता है, झोपड़ी बनाकर रहता है, उसको क्या माना गया? ट्राइब्स। और जो इस प्रकार के काम करता था, अस्वच्छ काम करता था, गंदगी उठाने का काम करता था, नाली साफ करने का काम करता था, चमड़े का काम करता था, जहां से बदबू आती थी, जहां गंदगी में काम करने के कारण उससे लोग नफरत करते थे और छूना पसंद नहीं करते थे। तो अनटचेबिलिटी के बेस पे शेड्यूल कास्ट बना हुआ है। शेड्यूल कास्ट का बेस क्या है? अनटचेबिलिटी। वो शहरों में भी होती है, वो गांव में भी होती है, क्योंकि जो ह्यूमन है, स्कैवेंजिंग की बात जब हम करते हैं, मानव मल उठाने, हाथ से ही मल उठा रहे हैं और अपने टोकरा जो है सर पे लेके चल रहे हैं। कुछ सालों पहले जो हमारे यहाँ शहरों में भी होता था, कस्बों में भी होता था। तो ये पूरा का पूरा अनटचेबिलिटी बेस होने की वजह से, और जो लोग कारीगर थे, हाथ से काम करते थे, वो ओबीसी हुए। इसलिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड व्यवस्था जो है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी नहीं है। क्या दिया है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वे लोग जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई और जो रिमोट एरिया में रहते थे। तो अनटचेबल्स जो है वो फिर किन में माने गए? तो उन्होंने कहा ये धार्मिक आधार पर है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अनटचेबल है, मुसलमानों में अनटचेबल नहीं होते। मुसलमानों में क्लासिज्म तो है और कास्टिज्म भी है, लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं है। एक बहुत गरीब अस्वच्छ काम करने वाला, नाली साफ करने वाला मुसलमान किसी अमीर पठान के पास में बैठ करके मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है। वहां अलग मस्जिदें नहीं है कि ये दलितों की मस्जिद है, जबकि गुरुद्वारे अलग अलग हैं। मजहबी सिख जो होते हैं उनका गुरुद्वारा अलग होता है। वो शेड्यूल कास्ट वाले एक तरह से सिख हैं, तो शेड्यूल कास्ट के जो सिख होते हैं उनका मजहबी सिख होते हैं, वहां पर गुरुद्वारा अलग है। तो इसलिए सिखों में अनटचेबिलिटी मानी गई है और उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्रिश्चियन में और मुसलमानों में, दोनों में प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए, मंदिर जाने के लिए या सामाजिक रूप से कहीं एक जगह इकट्ठे होते हैं तो छुआछूत नहीं होती। बल्कि उनके यहाँ कई जगह पानी का सोर्स भी एक है, एक दूसरे का झूठा पी लेते हैं। कई जगह खाने का बर्तन एक जैसा होता है, उसमें सभी लोग हाथ डाल के एक साथ खाते हैं। तो वहां झूठा खाने की भी परंपरा है, भाईचारा। तो उनके अंदर फ्रेटर्निटी बहुत ज्यादा मानी गई है। तो हिंदू धर्म में जो है अनटचेबिलिटी मानी गई है। तो कारण समझ में आया ना, यहाँ कास्टिज्म बेस, जातिवाद। तो फिर उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब आ गया तो फिर मसला ये उठा कि दरअसल इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा नहीं है कि किसी के साथ छुआछूत हुई है तो इसको सजा क्या दी जाए। मान लीजिए किसी के साथ अनटचेबिलिटी हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि ये फंडामेंटल राइट है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ये सब तो ठीक है। लेकिन इसको 6 महीने के लिए डालना है, छुआछूत करने वाले को 1 साल के लिए डालना है। पनिशमेंट जो है वो किस प्रकार का देना है, रिगरस वाला देना है या सिंपल पनिशमेंट देना है, कठोर कारावास, साधारण कारावास, सश्रम कारावास, कैसा पनिशमेंट दें। तो इसके लिए फिर दरअसल केवल मौलिक अधिकार मिल जाने से आप न्याय नहीं कर सकते ना, उसको तो आईपीसी के तहत आपको, आईपीसी और सीआरपीसी के तहत आपको कानून बनाना पड़ेगा। तब फिर 1955 में स्पेशल एक्ट बनाया गया SC/ST के लिए, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने के लिए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। बाद में वो 89 में एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जाना गया, और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आया बाद में। और अभी भी उसमें अमेंडमेंट भी हुआ, आपके MPPSC में सिलेबस में भी था, प्रीलिम्स मेंस में, अब तो हटा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये बनाए, जब वो एक्ट बना तब जाकर के तय हुआ कि ये क्या करना पड़ेगा, मतलब किस प्रकार का आचरण करने पर कौन सी सजा मिलेगी। तो इसलिए फंडामेंटल राइट मिल जाने से सजा नहीं होती, दरअसल उसके लिए फिर अलग से आपको इनेक्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट में तो एक यूनिवर्सल एक तरह का राइट दे दिया है कि ये अधिकार होगा नागरिकों को, लेकिन वाकई में अधिकार मिलता है कानून बना करके। संसद जब इनेक्टमेंट करती है
तब होता है विधेयक, जब वहां पर जाकर के अधिनियम बनता है तब होता है, तब फिर पुलिस जो है उसके आधार पे कार्रवाई करती है। आ गया समझ में? तो मुझे लगता है कि आप फंडामेंटल राइट को मैंने बहुत अच्छे से इंडियन सोसाइटी के हिसाब से खास करके, अब आप लोग कई बार संविधान पढ़ते हो तो हम लोग क्या उस चीज को रट लेते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन वाले लेवल पे जाते नहीं तो हमको लगता है कि ये हो रहा होगा, ऐसा ऐसा हो रहा, ऐसा हो नहीं रहा। उपाधियों का अंत कर दिया 18 के हिसाब से, लेकिन उपाधियां कहीं गई नहीं है। अभी भी लोग पंडित, महाविभूषण सब कुछ तो भी लगाते रहते हैं, श्रीमंत लगाते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के आगे श्रीमंत लगा देते हैं। कांग्रेस में थे तब भी लगाते थे, और अभी बीजेपी में वो भी महाराज बोलते हैं, ये भी महाराज बोलते हैं। उपाधियों का तो अंत हो गया ना। अभी आप केवल भारत रत्न वाला, पद्म विभूषण और पद्मश्री और ये ऐसी उपाधियां लगा सकते हैं, या फिर डॉक्टर इंजीनियर वाली जो आपने एक्वायर की है एजुकेशन से। लेकिन पुरानी जो अभी भी वैद्य विशारद फलाना ये वो घरों के बाहर लिखे रहते हैं कई बार, और कई बार विज्ञापनों में लिखे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, कई बार सरकार पुरस्कार देती तो उसके आगे 50 तरह के जगत गुरु और ये सब लिख देती है, और उसके बाद फिर उसका पुरस्कार का लेटर छापती है, आमंत्रण पत्र। सरकार की तरफ से जो आमंत्रण पत्र होता है कि यहाँ रविंद्र भवन में फलाने का सम्मान किया जाएगा, तो किसका किया जाएगा, तो उसके आगे 4-5 टाइटल होते हैं। तो टाइटल एबलिशमेंट तो हुआ नहीं, वो तो है, जिंदा है। तो फिर आर्टिकल 18 तो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका कानून नहीं बना है। सरकार को ये इतना जरूरी नहीं लगा कि इसकी वजह से किसी का मर्डर हो गया, या किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली, या बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, या लोग तख्तियां लेकर के बोर्ड ऑफिस में निकले कि ये आर्टिकल 18 का कानून बनाओ, मतलब ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये क्या तरीका है, मतलब इससे किसी को इतरा ही नहीं है। इसलिए वो मूल अधिकार होते हुए भी काम नहीं करता। आ रहा है समझ में आपको? तो फंडामेंटल राइट की स्थिति मैंने दोनों बताई आपको, कानूनी स्थिति यानी लीगल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और प्रेजेंट स्टेटस इन सोसाइटी, इंप्लीमेंट लेवल पे कैसा है। ठीक है? तो मुझे लगता है आप, मैं थोड़ा सा कहीं ऊपर वाली क्लास तो नहीं ले रहा, आप शायद इसके लायक नहीं हो, तो इस वजह से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास उस बच्चे को बहुत अच्छी लगेगी जो इस बार मेंस दे रहा है यूपीएससी का। उसके लिए तो ये वरदान है, झांकी हो गई उसकी, मतलब उसकी जबरदस्त क्लास है। और अगर उसने 1.5-2 लाख लेके लगा के अगर दिल्ली में अगर कोचिंग की है, तो वहां उसने ठगा सा महसूस किया और आज उसका वसूल हो गया क्लास में आना। वो धन्य मानेगा अपने आप को, वो कहेगा मुझे बस अब ठीक है, अब मेरी गलतियां सारी दुरुस्त हो गई हैं, बाकी वहां जाके उसने गलती कर दी थी, है ना। लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको जानते नहीं है, आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं सुनी, और आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या कोई नोट्स गाइड पकड़ लाए हैं, लक्ष्मीकांत ले ली है और सोच रहे हैं इससे क्या क्या मिल रहा है ये वो, अभी इसका मतलब आप सबसे पहले अनसॉल्व देखो, यूपीएससी का देखो वो भी, और अब एमपीपीएससी भी ऐसा ही होगा। मैंने बताया था क्लास में बहुत पहले कि एमपीपीएससी सुधरेगा, और सुधार कर रहा है, और सुधार कर रहा है। अब जो पेपर आएगा मेंस का ऐसे ही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? पहले ही बता दिया था कई लोगों को, उनको समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बताया ना, हमेशा विकास होता है तो विकास इसी दिशा में होगा। हम जो बता रहे हैं वो 20 साल पहले भी ऐसे ही बताते थे, और हमने कहा एक दिन ऐसा आएगा, पर समय ज्यादा लग गया। उस समय के लोग इंतजार बहुत करना पड़ गया उनको, 20 साल बाद अब समय आया। कई लोग अब इस तरह से पढ़ाना सीख रहे हैं, हम भी ऐसे ही माइक पकड़ के फ्री स्टाइल, बिना किताब के, बिना नोट्स के, बिना उसके, सब सब्जेक्ट में घूम आए, कभी क्या पढ़ाते हैं, कभी क्या पढ़ाते हैं, कभी क्या, वो अब सीख रहे हैं। हम 25 साल से ट्राई कर रहे हैं इसको, हम इसी को वो कर रहे हैं और इसी को पूरा चला रहे हैं। अब ये जमाना आ गया है कि ये स्टाइल चल सकती है, तो अब बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, अब सीख रहे हैं, तो अब उनसे हो नहीं रहा, अब नहीं हो रहा, क्योंकि उनका रटा हुआ है। कोई ज्योग्राफी का मास्टर था, ज्योग्राफी के भगवान अवतार, पता नहीं क्या क्या थे वो, तो उन्होंने लिखवा लिया अपने नाम के आगे कि ज्योग्राफी के भगवान हैं, ऐसा कर करके पैसा कमाया। अब पिछले 4-5 साल से भगवान जो है दिक्कत में है क्योंकि उनका लेक्चर चलता नहीं, कोई सुनता नहीं, और केवल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो भीड़ भी नहीं आती, तो वो पूरा कॉम्पेटेबल नहीं रहा। तो उसकी वजह से उस सिस्टम से बाहर होते हुए दिखे, तो बोले नहीं अब हिस्ट्री, अब किताबें खरीद रहे हैं मार्केट से, कहते हैं कि कौन सी किताब चल रही है आजकल हिस्ट्री की, लाओ पॉलिटी क्या क्या है, मुझे सबकी किताब खरीद ले जाते हैं, घर पे बैठते हैं, मन नहीं निकलता, अब तोंद निकली हुई है, 10 तरह की बीमारियां, 6 तरह की गोलियां खाते हैं, तो वो नींद आ जाती है और बीमार है, तो पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो अब उनका सक्सेस नहीं है, ये पहले जिसने कर लिया वो कर लिया,
है ना। तो कई लोग बोलते हैं आप ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हमने कहा हाँ हम ही पढ़ाएंगे, तुम भी तो सब सब्जेक्ट पढ़ोगे। और तुम 1 साल में पढ़ के इंडिया टॉप कर जाओगे, सर हम 25 साल में पढ़ा भी नहीं सकते। हाँ, तो मतलब मुझे अगर सारा सब्जेक्ट आता होगा और उनको इंटरकनेक्ट करना आता होगा तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो अपना वाला हिस्सा पढ़ा के फिर अगला किससे जुड़वाऊंगा, अगले से जुड़वाना भी तो है। तो इसीलिए हमने अभी जो आपको इतनी वेराइटी में इस तरह से जो हम पढ़ा पा रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, हमारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी की वजह से है। और कल मैं आपको कुछ दूसरी तरीके से पढ़ा रहा था, कल आपको लग रहा था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी भी जानता हूँ, अभी मैंने आज थोड़ा सा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की। तो मैं किसी भी तरह के उदाहरण दे सकता हूँ, कोई भी चीज से जोड़ सकता हूँ। यही कला आपको भी डेवलप करनी है, और मुझे नहीं आती होगी तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। और आपको भी तो करना है, आपको तो 1 ही साल में करना है, तो मुझे 25 साल में तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए।